स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। हमने इस राजन सीरीज के बाल विकास के लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज में प्रीवियस लेक्चर नंबर 12th में हमने 79 क्वेश्चन तक पढ़ा था। ये लेक्चर नंबर 13 है। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को जो भी पढ़ने वाले हैं DL फर्स्ट सेमेस्टर में उनको चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो प्रश्न नंबर 80 है, वाटसन ने संवेगों को कितने प्रकार से वर्गों में विभाजित किया है, वर्णन कीजिए। तो वाटसन ने संवेग को 3 वर्गों में विभाजित किया है। क्रोध, भय, प्रेम। क्रोध क्या होता है? क्रोध तभी आता है जब कार्य में किसी प्रकार की बाधा पैदा की जाती है। छोटे बच्चे क्रोध की अवस्था में प्राय चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं तथा दांत से काटते हैं। बालक जब क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तब उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्रेम, बालक में प्रेम संवेग पाया जाता है। वह अपने माता पिता से प्रेम करना जानता है तथा माता पिता से पृथक करने पर वह रोने लगता है। भय क्या है? देखिए, भय, इन तीनों संवेगों को एक्सप्लेन किया गया है। वाटसन ने जो 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध, प्रेम, इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना है। चूंकि ये लघुत्तरी प्रश्न है तो उसके बारे में बताना जरूरी है। तो बालक में भय नामक संवेग पाया जाता है। भय की अवस्था में बच्चों की गति रुक जाती है। बच्चे अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। बच्चे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि से डरते हैं। तो ये 3 संवेग हो गए। तो प्रश्न नंबर 81 है, 81 क्वेश्चन आप लोग देखिए। बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का सापेक्षिक महत्व है, यानी कि एक दूसरे का सापेक्ष महत्व है, पर समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। बाल विकास पर वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का प्रभाव बताइए। बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। यानी कि जो विकास होता है, हेरेडिटी वंशानुक्रम पे भी प्रभाव डालता है विकास, और मतलब जो वंशानुक्रम है ये प्रभाव डालता है विकास पे, और इन्वायरमेंट भी विकास पे प्रभाव डालता है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष हैं ये। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो बाल विकास से वंशानुक्रम पे प्रभाव देखिए क्या हो जाएगा। बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम से निश्चित होती है, यानी कि आपकी जो भी बुद्धि है वो आपकी वंशानुक्रम की देन है। बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। बच्चों में माता पिता की विशेषताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। बच्चों का स्वभाव, वर्ण यानी कि बच्चों का रंग, काला गोरा, कदकाठी वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। बच्चों का शारीरिक गठन एवं शरीर की बनावट उसके वंशजों पर निर्भर करती है। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण, ऊपर हमने वंशानुक्रम का प्रभाव देखा है, यहाँ पे नीचे बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। तो बच्चों को अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, यानी कि तेज होती है। अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। बच्चों के सामाजिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व बताइए। तो पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताना है और उसका महत्व बताना शिक्षा में। पावलाव के संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पावलाव के संबद्ध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो पावलाव ने ही किया था। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया के संबंध के अनुबंधन के द्वारा व्यक्त किया। यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी पावलाव का है ये। तो पावलाव का प्रयोग क्या है? पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया। भूखे कुत्ते को पावलाव साहब ने भोजन दिया, जिससे भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। पावलाव ने बताया, चूंकि भोजन देखकर लार टपकती है इसलिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। पावलाव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तब घंटी बजाई, यानी कि कुत्ते को जब जब भोजन दे रहे हैं पावलाव साहब तब तक घंटी बजाते हैं। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चलती है, यानी कि वो कुत्ता उस चीज़, जब घंटी बजती है तब कुत्ता को खाना देते हैं। कुछ दिन के बाद पावलाव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया। घंटी बजा के कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुख से लार टपकने लगी।
पहलवान ने बताया चूंकि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी सुनकर ही उसके मुख से लार टपकने लगी, इसलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया है। क्योंकि लार टपकने का संबंध घंटी की ध्वनि से हो गया है, यानी कि जब जब घंटी बज रही है तो उसका लार टपक रहा है, यानी कि भोजन मिलेगा तो उसके माइंड में वो सब चीज़ें चली जा रही हैं, तो इसीलिए लार टपक रहा है, तो वो उस अनुबंधित प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया है, यानी कि जब जब घंटी बजेगी तब तक कुत्ता को ये लगता है कि मुझे भोजन मिलने वाला है। तो यही पावलोव साहब का प्रयोग था। इसी को पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, यानी कि जो पावलोव का अनुबंधन प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। समस्त शिक्षण अनुबंधित प्रक्रिया है, यह कई वर्षों तक चलता रहता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अच्छे व्यवहार और अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है, यानी कि बच्चों को जब शिक्षा दी जाती है तो उनके अंदर कहीं न कहीं जिस प्रकार कुत्ते को जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है, वो उस स्ट्रेटजी में बंधा हुआ है, इसी प्रकार बालकों को शिक्षा दिया जाता है तो उन्हें अच्छा व्यवहार और अनुशासन की शिक्षा दी जाती है और उनके अंदर वही गुण आ जाते हैं। इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में अधिक महत्व है। इस सिद्धांत से बालकों में भय संबंधित उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन क्या है? शारीरिक तथा मानसिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियां क्या है? मोटिवेशन की प्रमुख विधियां क्या है? अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियां निम्न हैं। इसकी आवश्यकताएं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह बालकों एवं वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है, यानी कि यह बालकों और वयस्कों दोनों में पाई जाती है। अभिप्रेरणा, सबके अंदर मोटिवेशन होती है कुछ करने की। आवश्यकताओं के वशीभूत होकर ही सभी कार्य करते हैं, बिना आवश्यकता के कोई कार्य नहीं करता है। रुचि, जिन बालकों या वयस्कों में जिस चीज़ की रुचि होती है वे उन चीज़ों को आसानी से जल्दी सीख लेते हैं। अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता करती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे अच्छी तरह कार्य करते हैं। आदतें, जैसा कि हम जानते हैं कि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। यानी कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को बताना है और शिक्षा में इसकी क्या महत्व है, इसको भी बताना है। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत से आशय क्या है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने 1913 में दिया था। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी। हम सीखने की प्रक्रिया में बार बार त्रुटि करते हैं, जैसा कि आपको भी पता है कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो उसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, परंतु बार बार प्रयत्न करने से त्रुटि क्या होती है? कम होती जाती है। जिस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में प्रैक्टिकल करते हैं बार बार तो त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है और उतना ही एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। इसे ही प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जो भी हम सीखने की प्रक्रिया में बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे उसमें जो भी त्रुटियां आ रही हैं उन त्रुटियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बार बार प्रयत्न करके। तो इसी को प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली का चुनाव किया। एग्जाम में पूछेगा थार्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत में कौन से जानवर का प्रयोग किया, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा भूखी बिल्ली का। तो भूखी बिल्ली का चुनाव किया था। तो थार्नडाइक का प्रयोग क्या है? सर्वप्रथम अपने इस प्रयोग में थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रखा। पिंजरा चारों तरफ से बंद था और उसमें एक दरवाज़ा लगा था। दरवाजे में कुंडी सिटकनी थी। पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही भूखी बिल्ली पिंजरे में इधर उधर दौड़ने लगती है। वह बार बार प्रयत्न कर रही थी कि मछली उसे मिल जाए, यानी कि जो
मान लीजिए ये पिंजरा है, तो इसमें अगर ये बिल्ली बंद है और यहाँ पे मछली रखा हुआ है, तो बिल्ली इस मछली को देख के इधर उधर इस पिंजरे के अंदर उछल रही थी कि कब इस मछली को प्लेट में रखा हुआ मैं खा लूँ। अचानक भूखी बिल्ली का पैर उछलते समय सिटकनी के लीवर पर पड़ा, यानी कि जब इसके अंदर बिल्ली है, ज्यों बिल्ली इस ये सिटकनी मान लीजिए यहाँ पे है, तो बिल्ली का जब सिटकनी पे पैर गया, ठीक है, और बिल्ली क्या करती है, सिटकनी पर जाता है, ये फाटक खुल जाता है और बिल्ली यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे आके इसको प्लेट में रखा जो भी मछली है उसे खा लेती है। यानी कि अचानक क्या हुआ, इस लीवर पे यानी कि सिटकनी पे क्या हुआ, बिल्ली का पैर चला गया, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली जाके मछली को खा ली और बिल्ली बाहर निकली तथा मछली का टुकड़ा खा लिया, प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली की दरवाज़ा खोलना सीख गई, यानी कि बिल्ली ने बार बार उछला कूदा और उसके सिटकनी को खोल लिया। तो यही क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयास और भूल का सिद्धांत। यही थार्नडाइक का प्रयोग है भूखी बिल्ली पे। और पावलोव का था उधर प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, अभ्यास पर बल। ये क्या दे रहा है, अभ्यास पर बल दे रहा है। इसीलिए बालकों को किसी भी कार्य हेतु बार बार अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, प्रयास और भूल के सिद्धांत जो है थार्नडाइक का, भूखी बिल्ली वाला जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसी के हिसाब से ये देखिए क्या है कि क्या महत्व है। तो अभ्यास उसको हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, उससे हमको अभ्यास पर बल देना है। एक बालक को कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे कहना चाहिए कि प्रयास करो, तुम इसे हल करो। यानी कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा बालक को, तो उसे कहना चाहिए कि आप प्रयास करिए, कई बार प्रयास करिए, वो सीखेगा अपने आप, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समस्या का स्वयं समाधान की क्षमता। बालकों के सामने जब कई समस्याएं आती हैं तब प्रत्येक स्थल पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता है, अतः बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने पर बल। यह सिद्धांत अपना काम स्वयं करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उसे अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं करना चाहिए। इसके लिए प्रयास आवश्यक है। चिंतन तथा तर्क का विकास होगा। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि बालकों में चिंतन करने एवं तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे वे नई नई खोज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सूझ के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। यानी जो भी सिद्धांत है वो पूछ देगा कि इससे आप क्या समझते हैं और शिक्षा में क्या महत्व है। सूझ या अंतर्दृष्टि से पूर्व दृष्टि निहित होती है। अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। कथन को स्पष्ट कीजिए। कोहलर द्वारा वर्णित अंतर्दृष्टि का अर्थ बताइए। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य। तो प्रश्न पढ़ने से ही क्लियर हो गया कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसने ये कोहलर साहब ने दिया था। या कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की विशेषता बताइए। तो कोहलर के सूझ के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दूसरा नाम हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है। प्रयोग के लिए चयन। कोहलर ने अपने इस प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी को लिया था। चिंपैंजी को वनमानुष भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता है चिंपैंजी को वनमानुष भी कहते हैं। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। एग्जाम ये पूछ सकता है कि कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसमें चिंपैंजी का नाम क्या था, तो सुल्तान था। कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे से बने पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर केला रख दिया। पिंजड़े के पास 2 छड़ियों को रखा गया। इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि ये आपस में जुड़ सकती थीं। इन्होंने पिंजड़े के बाहर केलों को उतनी दूरी पर रखा कि उसे केवल एक छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था जब तक कि दोनों छड़ियां आपस में जुड़े नहीं। सुल्तान ने बारी बारी से छड़ियों से केला प्राप्त करना चाहा। सुल्तान यानी कि चिंपैंजी वनमानुष ने, यानी कि बार बार एक एक छड़ी से ट्राई कर रहा है, परंतु बार बार प्रयास से भी वह प्राप्त नहीं कर सका। वह थक गया और पिंजड़े में एक जगह बैठ गया। अचानक सुल्तान ने छड़ियों को छोड़ दिया और केला प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया इस सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं जो है कोहलर की क्या है, सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है,
सूझ हेतु समस्या सामने अवश्य होनी चाहिए, यानी कि सूझ समझदारी के लिए, समस्या नहीं रहेगी तो समझदारी नहीं आएगी। सीखने की प्रक्रिया में सूझ यानी कि समझ को अचानक मस्तिष्क में आती है। सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो इस सिद्धांत का प्रयोग मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने एवं सूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत बालकों में कल्पना शक्ति, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करने के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट है कि बालकों को अपनी समस्या के प्रति अनुशासित होना चाहिए तथा उसका समाधान स्वयं अपने विवेक से करने का प्रयास करना चाहिए। सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय। सीखने के पठार के क्या कारण हैं? सीखने का वक्र क्या है? सीखने के वक्र के प्रकार बताइए। सीखने के पठार से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। सीखने के वक्र का अर्थ। सीखने के वक्र का अर्थ क्या है? सीखने की प्रक्रिया में सीखने का वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा इसका मूल्यांकन हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यानी कि जो सीखने का वक्र है, अगर मान लीजिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसका खींचते हैं, अगर ये ग्राफ ऐसे है, इसका मतलब ये है कि जो सीखने का वक्र है ये क्या है, किस गति से सीखा जा रहा है और इसको क्या कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है। ये जो लाइन है इसको सीखने की गति की व्यक्त कर रहा है। और सीखने के वक्र का कितने प्रकार होता है? तो 3 प्रकार का होता है। धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। यानी कि धनात्मक उन्नति सूचक वक्र है, नाम में देखिए, धनात्मक एक पॉजिटिविटी हो जाएगी, उन्नति यानी ग्रोथ, वृद्धि कर रही है, यानी कि सीखने की गति में जब वृद्धि होगी तो धनात्मक उन्नति सूचक वक्र होगी। और ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र कब होगी? यह सीखने की क्रिया में शिथिलता व्यक्त करता है, यानी कि डाउनफॉल जब होगा सीखने की प्रक्रिया में तो ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र होगा। मिश्रित वक्र क्या होगा? मिश्रित वक्र यह व्यक्त करता है कि पहले सीखने की गति धीमी हुई, फिर तेज और फिर धीमी हुई। यानी कि पहले गति धीमी थी, फिर तेज हुई, फिर धीमी हो गई, यानी कि धीमी तेज ऐसे चलती रहेगी, तो ये मिश्रित वक्र में आ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का वक्र उन्नति या अवलोकन का प्रदर्शन करता है। ठीक है। सीखने में पठार क्या है? सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना ही सीखने का पठार है। यानी कि जो सीखने का वक्र है वो तो वृद्धि और जो धीमी गति हुई है उन दोनों को हो जाएगा, लेकिन सीखने के पठार में क्या मंद हो जाती है सीखने की प्रक्रिया, या तो समाप्त होना ही क्या कहता है, सीखने का पठार कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना, डाउनफॉल होना ही सीखने का पठार है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया का जो भी अवनति हो रहा है, यानी कि जो भी सीखने में गति हुई थी वो कम हो जा रही है, स्लो हो जा रही है, तो सीखने का पठार हो जाएगा। सीखने का पठार हम देख सकते हैं, बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर कार्य करते हैं तथा बहुत से बालक पढ़ाई के लिए नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं आते हैं। रैक्स के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। सीखने के पठार के क्या कारण हो सकते हैं? तो त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग हुआ होगा, तभी बालक के सीखने में या उसको समझने में दिक्कत हुई होगी, स्लो हुई होगी, समाप्त हुई होगी। तो त्रुटिपूर्ण विधि प्रयोग किया गया होगा। सीखने की प्रक्रिया में गलत विधि अपनाने से बालकों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है और पठार बनने लगता है। इसीलिए त्रुटि रहित विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कम त्रुटियाँ वाले टीचिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण खराब होगा तो विद्यालय एवं शिक्षा का व्यवहार यदि रोचक एवं प्रभावपूर्ण नहीं है तब भी सीखने का पठार आने लगता है, यानी कि सीखने में कमी आने लगती है। जब विद्यालय और शिक्षक ही नहीं सही रहेंगे तो सीखने में कहाँ तेजी आएगी। अभिभावकों का शिक्षित न होना, यदि अभिभावक शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक नहीं है
तो उनका बालक विद्यालय नहीं जाएगा और उसकी शिक्षा दीक्षा में अवरोध होगा। अभिप्रेरणा की कमी होगी। शिक्षकों को इससे बालकों का मनोबल सदैव बढ़ाते रहना चाहिए। बालक शिक्षा के प्रति जागरूक होता है और आगे बढ़ता है, परंतु अभिप्रेरणा के अभाव में सीखने में पठार आता है। अभ्यास का अभाव होगा। सीखने की प्रक्रिया अभ्यास के बिना पूर्ण नहीं होती है। बालक जितना ही अभ्यास करता है वह उतना ही सफल होता है। अभ्यास के अभाव से भी सीखने में पठार आता है। पठार को दूर करने के उपाय निम्न है। इस पठार को कैसे दूर किया जाएगा, यानी कि जो सीखने का प्रोसेस है स्लो हो गया है, मंद हो गया है, तो इसे कैसे दूर किया जाए, तो बालक केंद्रित शिक्षण को अपनाएंगे। बालक केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है। बालक की क्या आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार का उसे शिक्षा देना है, कैसी देना है। बालक केंद्रित शिक्षा का आजकल प्रचलन है। इससे बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और पठार भी दूर हो जाता है, कमियां भी दूर हो जाती हैं। शिक्षण विधि में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, करके सीखने के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया में रोचकता आती है। पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे, रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे, यानी कि दोबारा से उसको अभिप्रेरित करेंगे। समय समय पर अच्छे कार्यों पर उसे अच्छे शब्दों द्वारा पुरस्कृत करेंगे। अतः पुनर्बलन के प्रयोग से भी पठार नहीं आता, यानी कि सीखने के प्रोसेस में कमी नहीं आती है। चौथा क्या है, कार्य में परिवर्तन। शिक्षक को चाहिए कि वह जब कक्षा में पठार का अध्ययन करे तो बालकों के मनोरंजन विषय वस्तु से जोड़ दे, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसे थोड़ा बहुत मनोरंजन से रिलेट करें, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट उसमें बना रहे। खेल विधि द्वारा शिक्षण, यानी कि खेल खेल में शिक्षा करेंगे। खेल खेल में शिक्षा देना बहुत प्रभावी होता है। बच्चे खेलना अधिक पसंद करते हैं, अतः खेल खेल में दी गई शिक्षा प्रभावी होती है। इस विधि में सीखने का पठार भी नहीं आता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 से 86 यानी कि 6 प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया लाइन बाय लाइन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी इस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यहाँ पे कोहलर का अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था यहाँ पे हमने पढ़ा है, इस और एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो दिया था थार्नडाइक ने, भूखी बिल्ली को आगे रख दिया था, उसके प्लेट में मछली, और 1913 में दिया था थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। और पावलोव का जो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस का सिद्धांत है। जब कुत्ते को लात टपकने लगता है, घंटी बजाता है तो भोजन आता है, और अचानक सीट के नीचे उसका पैर चला जाता है, भोजन उसे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।